यू आर मोस्ट वेलकम इन हरिओम क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज हम आपके बीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस लेकर प्रस्तुत हैं। वास्तव में आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्टेटमेंट के बारे में जरूर कहना चाहूँगा जो एक महान गुरु के द्वारा कहा गया है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रेस समवन मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ़ यू वांट टू हेल्प समवन मेक इट ईजी। अर्थात हम किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो इसे जटिल बना दें, और अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो इसे हम सरल बना दें। कहने का मतलब इतना सरल कि एक बच्चा भी उसको समझ सके। और आज हमारा प्रयास होगा कि हम सिंपल टू सिंपलेस्ट, सरल से सरलतम रूप में इस टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम ये भी बताएंगे कि इस टेंस की वीडियो 2 पार्ट में आपको मिलेगी। यह पहला पार्ट होगा जिसमें हम इस टेंस की पहचान, इसके नियम, स्ट्रक्चर, सामान्य उदाहरण और इसके कुछ विशेष उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। और वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम इसके यूजेज के बारे में, सिर्फ यूजेज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। जैसा कि इसका नाम है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जो अनिश्चितताओं से भरा हो। और मैं मानता हूँ कि इस अंग्रेजी भाषा के जो महान विद्वान रहे होंगे बहुत सोच समझ करके उन्होंने इस नाम को रखा होगा। कोई भी स्टेटमेंट अगर हम उठाते हैं इस टेंस का तो उसमें हमें अनिश्चितता का ही भाव प्रकट होता है। जैसे मैं बात करता हूं कि मैं सुबह 5 बजे जागता हूं, लेकिन वहां पर 5 बजे जागता हूं, लेकिन निश्चित नहीं कि मैं 5 बजे ही जागूंगा। मैं सुबह में खाना खाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, लिखता हूं, सोता हूं, कुछ भी हम बोलें कहीं न कहीं उसमें अनिश्चितता है, क्योंकि उसमें एक्शन जारी नहीं होता है। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? सबसे पहला पहचान यही होगा कि किसी भी कार्य का वर्तमान में होना या करना पाया जाए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। सेकंड की बात करेंगे तो हिंदी भाषा के अंत में मुख्यतया जो शब्द आते हैं वह शब्द उसमें जुड़ा होता है, ता है, ती है, ते हैं। और तीसरे इसके हम नियम में पहचान की बात करें तो तीसरा पहचान इसमें मुख्य रूप से होता है कि कोई भी अगर प्राकृतिक घटना हो, कोई सर्वव्यापी सत्य हो, कोई आदत हो, स्वभाव हो, अगर ऐसे वाक्य होंगे तो निश्चित तौर पे उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। कोई भी चीज़ सपोज करें, अगर ये हमारे हाथ में एक बॉटल है जिसमें पानी भरा है, मैं कहता हूं कि मैं पानी पीता हूं, तो यहां पर मैं पानी पीता हूं, मेरा एक्शन जारी नहीं है, मैं बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही अगर इस ढक्कन को खोल करके मैं पानी पीना चालू करूंगा तो दूसरा टेंस इसमें शामिल हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें सबसे पहले एक्शन के साथ साथ शब्दों को पकड़ना है, न कि सिर्फ शब्दों और अक्षरों को पकड़ना है, एक्शन को छोड़ देना। तो हमारी कोशिश होगी कि भरसक हम इसको अच्छे ढंग से आपको बताने का प्रयास करें। अब इस टेंस के एक एक पहलू पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इस टेंस की सहायक क्रिया डू या डज, इसकी मुख्य क्रिया V1 या V5 फॉर्म होता है, जिसके बारे में टेंस की पहली वीडियो उसमें बताया गया है कि वास्तव में V5 फॉर्म कैसे बनाया जाता है। फिर भी यहाँ पर ये लिखा गया है। इसके 2-3 नियम हैं, जिसमें पहला बताया गया है कि अगर किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर अगर O, X, CH, SS, SH या Z हो तो यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ, मैं समय ज़्यादा न देते हुए यहाँ बता दिया कि वास्तव में अगर इसमें हम यस जोड़ेंगे तो इसका रूप चेंज हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है कि वर्ब जितनी भी डिक्शनरी की होती हैं, प्लूरल होती हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए यस यस या यस लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक गो लिखा है तो गो का गोज होगा, डू का डज, गो मीन्स जाना होता है। वैसे सारा चीज आपके सामने क्लियर है, आप खुद इसको देख सकते हैं। सेकंड इसका यह है कि यदि किसी भी वर्ब के अंत में अगर वाई अक्षर हो और अगर उस वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो इस वाई को हम चेंज कर देंगे IES में। जैसे यहाँ फ्लाई है, कराई है, ट्राई, वरी, इसको फ्लाइज, क्राइज, ट्राइज और वरीज में चेंज कर दिया गया है। सेकंड इसका है कि यदि वाई और वाई के पहले कोई वावेल हो तो हम क्या करेंगे कि इसके अंत में केवल यस जोड़ देंगे, यहाँ पर वाई हटाई नहीं गया है। इस वाई को प्ले को प्लेज में और से को सेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। इन 2 नियमों के अलावा जो तीसरा नियम यहाँ पर बताया गया है कि इनके अतिरिक्त लगभग सभी वर्ब के अंत में यस लगा करके हम उसको V5 फॉर्म बनाते हैं। जैसे कट कट्स, गिव गिव्स, हेल्प हेल्प्स, लाफ लाफ्स, लुक लुक्स, सिंग सिंग्स, रन रन्स, स्लिप स्लिप्स, लाई और लाइज। यहाँ सिर्फ बताने का हमारा पर्पज है ताकि आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो काम आसानी होगी। और इसके बाद मैं एक पूरा कंप्लीट चार्ट दे रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन का
क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही अगर इस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम समझेंगे तो आगे जितने भी टेंस पढ़ेंगे हर जगह काफ़ी आसान होगा हमें समझने के लिए। इसके बाद हमारा अगला चार्ट वही होगा। अब आपके सामने ये पूरा पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है जिसमें पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है, इधर नंबर यहाँ सिंगुलर प्लूरल दिया गया है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म का दो पार्ट है, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, इधर रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों में प्रयोग होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे अगर आई है तो अपने के अर्थ में यहीं पे बता दिया जा रहा है कि पजेसिव एडजेक्टिव में इसका प्रयोग होगा तो माई होगा, जिसका अर्थ मेरा मेरी हो सकता है। वी का अवर होगा, हमारा हमारी, हम लोगों का या हम लोगों की। वैसे ही यू का योर, आपका या आपकी, आप लोगों का। वैसे ही है, ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव में हिज है, यह पुलिंग के लिए प्रयोग होगा जिसका अर्थ होगा उसका या उसकी। वैसे ही सी का हर होता है यहाँ स्त्रीलिंग के लिए उसका या उसकी। इट का इट्स होता है कोई भी छोटे जीव जंतु हो या नपुंसक लिंग के लिए जिसका अर्थ भी इसका या उसकी होता है। उसके अलावा यहाँ दे है, दे का दियर होता है उन लोगों का या उन लोगों की। और यहाँ आप देख रहे हैं जो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक, तो यहाँ पर जैसे आई रीड माई सेल्फ, मैं स्वयं पढ़ता हूँ, जब कर्ता जो कार्य करता है अगर स्वयं ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कार्य करने का तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन अगर वर्ब पे जोर देने के लिए जैसे आई माई सेल्फ रीड, मैं स्वयं ही पढ़ता हूँ, तो इसका प्रयोग होता है। चूंकि इसका विशेष यहाँ पे रोल आपको बताना नहीं है, इसके लिए बस लिख दिया गया है। अब इसके बाद हम इसके नियम के साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़। अब इस टेंस का नियम आपके सामने पूरा मैंने डिटेल में लिखा है। इस टेंस में असर्टिव का दो पार्ट, अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव, आगे फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वास्तव में एक एक करके मैं यहाँ पे नियम लिखा हूँ। सबसे पहले अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में आपको बताया गया है कि आई, वी, यू, दे तथा जितने भी बहुवचन के कर्ता होंगे उनके साथ वर्ब का V1 फॉर्म प्रयोग होगा। ही, से, इट तथा एक वचन का कर्ता होगा उसके साथ वर्ब का V5 जिसमें यस या IS बताया गया उस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस में ये बहुवचन करता है इनके साथ डू नॉट, एक वचन के करता है उनके साथ डज नॉट। उसके अलावा डू या डज का जब प्रयोग होगा तो उसमें वर्ब का V1 फॉर्म प्रयोग करेंगे। यहाँ बताया गया कि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है, डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। वैसे अगर इसका आई, वी, यू, दे बहुवचन है तो उनके साथ नेवर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और यदि ही, सी, इट एक वचन का करता होगा तो उसके साथ नेवर और वर्ब का V5 फॉर्म प्रयोग होगा। यहाँ एक चीज थोड़ा सा हम चर्चा और करेंगे। वास्तव में ये मेरा अपना मत है, ये कहीं आपको ऐसा नहीं किसी किताब में लिखा हुआ है। किसी भी टेंस की अगर हम बात करें 12 टेंस में अगर 10 टेंस अगर निकाल देंगे, 6 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट टेंस और एक सिंपल फ्यूचर 10, तो बचा 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। खास तौर से इसमें आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता है। ये डू एक मेन वर्ब है जिसका अर्थ होता है करना, तो इस डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन। तो इस डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है जो कि हम पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। तो वास्तव में ऐसा क्या है कि जब जैसे ही हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका प्रयोग करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यह एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। तो जहां तक मेरा है कि अंग्रेजी के बीच दोनों ने शायद ऐसा सोचा होगा कि इस वर्ब को अगर हमने डू में ES जोड़ दिया तो आगे वर्ब के V1 फॉर्म का ही प्रयोग किया जाए, न कि V5 का प्रयोग। वैसे ही अगर पास्ट इंडेफिनिट में है कि अगर जैसे ही हम डिड का प्रयोग करते हैं तो वहां वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है, वहां सेकंड फॉर्म में नहीं होती है। तो हो सकता है लोगों ने कुछ सोच विचार करके ऐसा किया हो, तो कभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। उसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें यस या नो टाइप और WH टाइप है। यस या नो टाइप ये जब भी स्टार्ट होंगे क्या से स्टार्ट होंगे और इनकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में होती है और एक कर्ता अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगी। सेकेंड पॉइंट है इसका प्रश्नवाचक वाक्य। मैं यहाँ लिखा हूँ क्या, क्यों, कहाँ, कब। अगर ये वाक्य के बीच में होंगे तो इनकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाएंगे और
शुरू में लगाएंगे, उसके बाद कर्ता अनुसार डू या डज का प्रयोग करके वाक्य की रचना करते हैं, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। फिर अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। और यहां मैं एक चीज लिखा हूं कि प्रश्नवाचक वाक्य में कभी नहीं के लिए या कभी नहीं होने पर हम कर्तानुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं, ये भी आगे मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम और इसको आसान कर रहे हैं ताकि हमें और काम आसानी हो जाए आगे। अब आपके सामने मैंने पूरा इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया तो आगे इस टेंस में नहीं बल्कि किसी भी टेंस में आपको स्वयं स्ट्रक्चर लिखना, बनाना और उसी आधार पर आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ दो चीज मैंने लिखा है, असर्टिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है कथनात्मक वाक्य, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसी अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस या इसको हम सकारात्मक वाक्य या इसको स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसको निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। उसके बाद यहाँ देखा गया है कि पहले हम डिवाइड कर लिए हैं, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ आप देख रहे हैं कि यस या नो टाइप और डब्ल्यू यस टाइप, पुनः इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, और सेम यहाँ भी हमने इसको डिवाइड किया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वास्तव में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, कोई एक वाक्य उठाते हैं जिसका हमेशा जवाब सकारात्मक होगा, मैं जाता हूँ, वह स्कूल जाता है, वे विद्यालय जाते हैं, वे जमानिया जाते हैं, वे गाजीपुर जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, वे दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका निगेटिव होगा वही लगा करके कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है, मैं आम नहीं खाता हूँ, आप विद्यालय नहीं आते, वह विद्यालय नहीं आता, कुछ भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो स्ट्रक्चर इसका होगा, जो वाक्य के शुरू में मैं पहले ही बताया हूँ कि क्या आएगा, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह घर जाता है, क्या वह बाजार जाता है, कोई भी आप बोल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर इसका जब निगेटिव होगा तो क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, क्या वह घर नहीं जाता है, क्या वह बाजार नहीं जाता है, क्या वह शहर नहीं जाता है, क्या वह गांव में नहीं रहता है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह बाजार क्यों जाता है, वह शहर क्यों जाता है, वह दिल्ली क्यों जाता है, मुंबई क्यों जाता है, वह चेन्नई क्यों जाता है, और वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह दिल्ली क्यों नहीं जाता है, मुंबई क्यों नहीं जाता है, वह चेन्नई क्यों नहीं जाता है। वैसे ही अगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसी आधार पे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। मैं उसको लिखूंगा सेंटेंस के हिसाब से, उसके बाद उसका 1-2 एग्जाम्पल अनुवाद लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा एक एक करके मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला स्ट्रक्चर इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। दूसरा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट V1 प्लस अदर वर्ड। तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। चौथा स्ट्रक्चर होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। पांचवा स्ट्रक्चर बनेगा WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड। छठा स्ट्रक्चर बनेगा WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 प्लस अदर वर्ड। यही 6 स्ट्रक्चर होंगे जो इससे पहले मैं चर्चा किया। अब इसी आधार पर मैं कोई भी 1-2 एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक हिंदी में वाक्य ले रहा हूं, वह स्कूल जाता है। आप कोई भी वाक्य ले सकते हैं, एक वचन का हो, बहुवचन का हो, छोटा ले बड़ा ले। अब वह स्कूल जाता है, आपको पता है कि वह ही, पहले मैं बता चुका हूं कि यह सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो यहां पर आप ये ध्यान देंगे कि ये जो 2 स्ट्रक्चर जो पहले ही मैं बताया हूं कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस, यह इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप उसका निगेटिव है, ये WH टाइप का 2 वाक्य है। अब वह स्कूल जाता है, सीधा सीधा उसी आधार पर आप बनाएंगे
he goes to school। क्योंकि यह जब ही एक वचन का करता है तो हम क्या करेंगे, वर्ब का भी 5 फॉर्म यूज करेंगे जो गो में यस लगा करके बनाया गया है। इसका अगर हम दूसरा अगर इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करें तो उसी आधार पे आप लिख देंगे he does not go to school। उसके बाद इसका तीसरा स्ट्रक्चर के आधार पर बनेगा does he go to school, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा। चौथा बनेगा does he not go to school, क्वेश्चन मार्क। कोई भी हम एक फैमिली वर्ड उठा रहे हैं उसमें से हम वाई ले रहे हैं, जैसे वाई डज ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। अगर हिंदी की बात करें, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। कोई भी यहाँ पर आप ले सकते हैं और इसी आधार पे आप बना सकते हैं, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल और आपके सामने, चूंकि समय को जाया न करने के लिए मैं अलग से मिटा करके लिख रहा हूं ताकि आपका काम और हो। उसके बाद स्पेशल एग्जाम्पल देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पद वह मुझे जानती है, सी नोज मी। ये आप देख रहे हैं कि एक तरीके से यह आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वह मुझे जानती है। उसके बाद है कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क, और कुत्ते भौंका करते हैं, डॉग्स बार्क। आखिर वास्तव में इन दोनों में अंतर क्या है? यहां पर कुत्ते भौंकते हैं, एक तरह से उनका काम भौंकते हैं, यहां पर ये बताया गया है, और यहां पर आदत के बारे में बताया गया है कि कुत्ते भौंका करते हैं, तो इसलिए यहां पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। यहां पर देख रहे हैं कि एक तरीके से सीखना और चाहना दो वर्ब है, लेकिन एक सेंटेंस में दो वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, तो बाकी दूसरी वर्ब क्या होगी, यहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। सीखना, नानी ने, क्योंकि बाद में इसके बारे में वीडियो बनेगी, तो सीखना एक तरीके से यहां पर ये इन्फिनेटिव का प्रयोग हो गया है, तो हम सिर्फ एक ही वर्ब को मेन वर्ब में लेंगे, दूसरी को इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, आप बनाएंगे आई वांट टू लर्न इंग्लिश। हमने इससे पहले टू का प्रयोग कर दिया, ये आपका इन्फिनेटिव बन गया। और नेक्स्ट है, तुम कौन सा कलम पसंद करते हो, विच पेन डू यू प्रेफर। यहां भी आप देख रहे हैं कि विच, ये पेन, एक तरीके से यह इस शब्द को मॉडिफाई कर रहा है, तो एक तरह से यहां पर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, जिसको हम प्रश्नवाचक विशेषण कह सकते हैं, जो किसी भी नाउन की विशेषता को बता रहा है, जो कि शुरू में ये सब चीजें बताई गई हैं। अब इस नेवर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो मैं पहले आपको बताया था। इसका निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल मैंने अलग अलग लिखा है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप बनाएंगे ही नेवर टेल्स अ लाई। यहां देख रहे हैं कि ही नेवर टेल्स ए लाई, चूंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी 5 फॉर्म में। वे लड़के, आप बनाएंगे दोज बॉयज नेवर वेस्ट देयर टाइम। यहां आप देख रहे हैं कि दोज बॉयज संकेत करके बताया जा रहा है, इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, संकेतवाचक विशेषण, उनको संकेत करके बताया गया है। और देख रहे हैं कि जब यहां पर बहुवचन है तो वर्ब को भी वीवर फॉर्म में लिया गया है। वैसे ही अगर इसका जब इंट्रोगेटिव हम देखेंगे कि क्या वह स्कूल कभी नहीं जाता है, तो आप बनाएंगे डज ही नेवर गो टू स्कूल। उसके बाद अगर इसका हम बहुवचन देख रहे हैं तो आप बनाएंगे
डू दे नेवर गो टू हाउस? क्वेश्चन मार्क। यहां देख रहे हैं कि अगर ये बहुवचन है तो डज का, सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, और यहां बहुवचन है तो डू का प्रयोग। नेवर के बावजूद भी यहां पे लगाया गया है। वह स्कूल क्यों कभी नहीं जाता है? वाई डज ही नेवर गो टू स्कूल, या वाई डू दे नेवर गो टू हाउस? यहां देख रहे हैं कि जब WH फैमिली है, डज का प्रयोग, नेवर के बावजूद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, वाई के साथ डू का प्रयोग, बहुवचन, उसके बाद नेवर और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ है। और आगे इसका अंतिम जो आज के वीडियो का पार्ट होगा जिसमें हम हु के बारे में बताएं, हु के प्रयोग के साथ लेते हैं। 2 एग्जाम्पल है। जब किसी भी सेंटेंस में जब प्रश्न सूचक शब्द ही सब्जेक्ट का काम करता है तो उसके लिए हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो भी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है, अगर हम यहाँ पे किसी व्यक्ति का अगर नाम लें तो राम श्याम घनश्याम कुछ भी हो सकता है, जिससे सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नहीं है तो ये खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप बनाएंगे हु टीचेज यू इंग्लिश। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में जैसे हम चले जाते हैं तो यहां पर आप बनाएंगे हु डज नॉट लाइक मिल्क। दूध कौन पसंद नहीं करता है। ठीक वैसे ही अगर यहां पर हम किसी व्यक्ति का नाम रखें तो उसके लिए हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहां पर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में इस हु के साथ डज का प्रयोग किया गया है। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए आपको हृदय की अतुल गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।